हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो ये जो सीरीज़ है वो एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज़ है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप यूपीएससी के लिए भी स्पेशली एनसीईआरटी के स्टडी करते हैं, तो फिर अगर एनसीईआरटी का आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाई करते हैं तो उसका अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे तो पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आपको प्री एग्ज़ाम में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी के क्लास सिक्स का जो बुक है हमारा अतीत, ओके, हमारा अतीत, ये हिस्ट्री की बुक है। इसका चैप्टर 1 कब, कहाँ और कैसे का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न ये है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। अब कथन को पढ़ना है हमें कि कथन क्या है। पहला कथन है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है कि इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो ये हमारे दो कथन है जो कि गेहूं और जौ के संदर्भ में है। तो इसका आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप मन में आंसर सोचिए और सही आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो आप उसके बाद बताइएगा। तो टाइम खत्म होता है। इसका सही आंसर है केवल ए। केवल ए इसलिए है क्योंकि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ फसल को ही उपजाने की शुरुआत की गई थी और इसके उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ नहीं थी, तो इसलिए केवल एक कथन सही है। ठीक, तो इस प्रकार केवल ए नंबर आंसर सही है। अब इसकी व्याख्या को हम पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाने का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व किया है। ओके, तो इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, विंध्य क्षेत्र में नहीं हुआ है, इसलिए कथन 2 गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ओके, नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9,000 से 8,000 वर्ष के पूर्व के हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और उसका आंसर और उसकी व्याख्या। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। दूसरा कथन है कि गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5 वर्ष पूर्व हुआ है। भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके बारे में 2 कथन दिया गया है, उस दोनों कथन को आप पढ़िए और 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है केवल ए, केवल ए। ठीक, अब इसका सही आंसर केवल ए कैसे है, हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि कथन 1 सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। ठीक, आरंभिक नगर का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे। ओके, इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता कहलाई है। मतलब इन्हीं नगरों में जब जो सभ्यता विकसित हुई थी वही सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा में इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ है, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई हैं। मतलब कि 2,500 वर्ष पूर्व हुआ है, ना कि 5,000 वर्ष पूर्व। और कथन 2 में क्या था कि 5,000 वर्ष पूर्व, इसलिए कथन 2 गलत है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न 3 में पूछ रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसके सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है?
तो 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप सोचिए मन में आंसर। तो इसका सही आंसर है मगध। इसका सही आंसर है मगध। अब देखते हैं कि कैसे इसका मगध सही आंसर है। देखिए, जो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था, क्योंकि मगध जो है वो प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। इसलिए सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, इसलिए सही आंसर था मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन से कथन सही है। मतलब कि जो भारत देश का नाम है उसके बारे में कथन दिया हुआ है, 2 कथन, और इन दोनों में कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। तो देखिए, पहला कथन कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस तथा इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। पहला कथन को समझिए कि 25,000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक, पहला कथन ये है। अब दूसरा कथन जो है वो ये है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक, इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक, अब आप इन दोनों में सोचिए कि कौन सा सही है जो भारत देश के नाम से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है ना वो सी है, क्योंकि देखिए इसके बारे में जो भारत देश के नाम के संदर्भ में कथन है वो दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कैसे इसका सही आंसर सी होगा। देखिए, व्याख्या ये है कि उपर्युक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी, देखिए उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा तथा अथवा इंदोस कहा। ये जो ईरानी आए थे उत्तर पश्चिम की ओर से, उन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा, और इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा। ठीक, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम से का प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक, जो समूह था भारत नाम के समूह, उसी के प्रयोग देश के नाम के लिए भारत कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही नहीं है। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। दूसरा कथन है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। तीसरा कथन है कि पांडुलिपि तार के पत्तों को काटकर या हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। चौथा कथन है कि पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये पांडुलिपि से संबंधित कथन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप मन में आंसर सोचिए। समय समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि जो ये तीनों कथन है ना वो तीनों कथन सही हैं और सिर्फ कथन 4 गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कैसे कथन 4 गलत है, कथन डी कैसे गलत है। इसकी व्याख्या ये है कि
कथन ए, बी और सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपि मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। मतलब कि सिर्फ ये मंदिर और विहारों से प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि अन्य स्थानों से ही प्राप्त हुए हैं। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई है, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल हैं। इसलिए कथन डी गलत है और ए, बी, सी सही है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। जो हमारा छठा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, वो ये है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अब अभिलेख मिले हैं उसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों पर विचार करना है। अब पहला कथन है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाएं। कभी दूसरा कथन है कि कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख एवं पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभिलेख से संबंधित ये 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों को बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आप मन में आंसर सोचिए, फिर हम बताते हैं। 5 सेकंड का टाइम दिए गए हैं। देखिए, तो इसमें जो कथन दिया गया है 2 कथन, उसमें केवल 2 कथन ही सही हैं, 1 गलत है। तो इसलिए बी आंसर सही होगा, जिनका भी बी आया होगा वो सही है। इसका व्याख्या हम देखते हैं कैसे। तो व्याख्या ऐसे है कि ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाएं। अतः कथन 1 गलत है, क्योंकि देखिए कथन 1 में ये था कि जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, लेकिन पत्थर एवं धातु जो दोनों पर उत्कीर्ण किए जाते थे वो अभिलेख कहलाएं। कथन 2 सही है। 2 का सही कैसे है ये देखिए कि अभिलेख में राजाओं, रानियों एवं अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। तो इसलिए कथन 2 सही है। ये एनसीईआरटी के चैप्टर में सब कुछ दिया गया है। आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ के ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन कर लिए जा रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा 7वां प्रश्न है वो ये है कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया। बताना है कि अशोक का जो कंधार से अभिलेख मिला था उस अभिलेख की लिपि क्या थी। चलिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो टाइम आपका समाप्त हो गया। तो इसका सही आंसर है यूनानी और ब्राह्मी, क्योंकि अशोक का जो अभिलेख था वो यूनानी और ब्राह्मणी में लिखा गया था। ठीक, इसका हम देखते हैं कि कैसे ये सही आंसर है। व्याख्या देखिए, अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों भाषाओं में लिखी गई है। जो कंधार के अभिलेख थी अशोक की, वो यूनानी और आरमाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां नंबर प्रश्न है। वो प्रश्न 2 कथन दिया गया है, कथन और कारण दिया गया है। तो प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती हैं। ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व की सभी तिथियां थी वो सब पूर्व के रूप में मानी जाती हैं। और कारण दिया गया है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। जो कथन दिया गया है कि ईसा मसीह के जो जन्म था उसके सभी पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है, तो इसका कारण दिया गया है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि की तिथि से की जाती है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि सही उत्तर का चयन करना है कि कथन और कारण दोनों सही है या सिर्फ कथन सही है या कारण सही है। तो ये आपको सोचना है। हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप सोचिए मन में। देखिए इसका सही जो आंसर है वो सही आंसर है ए, क्योंकि देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कथन जो दिया गया है ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की तिथि है और उसी का स्पष्टीकरण है कारण। तो ए नंबर सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसकी एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए विकल्प ए सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है, ये बात सही है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट BC कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि का प्रयोग ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में AD एनो डोमिनी कहा जाता है। BCE का अर्थ बिफोर कॉमन एरा तथा CE का अर्थ कॉमन एरा होता है। BP का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है। तो ये जो 8 प्रश्न थे वो 8 NCERT के पहले जो क्लास 6 की NCERT है हमारा अतीत, उसके
पहला चैप्टर कब और कहाँ कैसे का 8 प्रश्न था, जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप चैप्टर बाई चैप्टर एनसीईआरटी की स्टडीज़ करते हैं तो आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ड्रीम ऑफ यूपीएससी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 8 प्रश्नों में से कितने का सही आंसर आया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।